नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। मैं शिवम आपका तहे दिल से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो जियोग्राफी की क्लासेस चला रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस आपके पास आ रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैथ की क्लासेस जो है वो भी रेगुलर जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो क्लासेस रेगुलर अपलोड हो रही हैं और आपके पास पहुंच भी रही है। आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि हाँ, क्लासेस जो है वो अच्छी चल रही है। और यहाँ पे जियोग्राफी की क्लासेस मैं चला रहा हूँ। तो अब जो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी भी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी के लिए भी कुछ किया जाए कि ग्रुप डी की जो डेट है निर्धारित की गई है 23 फरवरी से जो उसका एग्जाम है वो फर्स्ट, मतलब एग्जाम जो फर्स्ट फेज का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 23 फरवरी से। तो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप डी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैथ तो वही काम करेगी जो मैथ चल रही है। इसके बाद जो ज्योग्राफी की बात करें, कुछ पार्ट उसमें ज्योग्राफी का आता है, कुछ एक दो क्वेश्चन, तो यहाँ से आप ज्योग्राफी से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या अब हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है टॉपिक वो रीजनिंग हो जाता है। और सेकंड टॉपिक हो जाता है हमारे रीजनिंग के बाद साइंस का पोर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो बायोलॉजी होता है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रुप डी की बात कर लें, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर पुनः आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रेलवे के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या करना है। रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैथ आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है, मैथ आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है। उसके बाद बात करें हम जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी की भी आपको क्लासेस जो है रेगुलर मिल रही है। जियोग्राफी की भी क्लासेस जो है वो आपको रेगुलर मिल रही है। अब हम बात करें आपको रीजनिंग की क्लास और बात करें हम बायोलॉजी की क्लास। देखो, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक पहले पढ़ना है, बाद में वो टॉपिक पढ़ना है। पढ़ना हर चीज है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके। जैसे अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ग्रुप डी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जीव विज्ञान में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन या 10 भी या 12 भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कहां से? 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 14 भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कहां से? जियोग्राफी से। 30 क्वेश्चन आपको पता है, मैथ का रेशियो होता है, रीजनिंग का भी रेशियो होता है। जियोग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अदर एग्जामों में बात करें हम, टेट के एग्जाम में, तो जियोग्राफी का पोर्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इस एग्जाम में थोड़ा सा पोर्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, हम बायोलॉजी की क्लास तो अभी प्रोवाइड कर देंगे, मैथ की क्लासेस आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से चल रही है। अब हम बात करें कि बायोलॉजी की क्लास जो है वो बायोलॉजी की क्लास कैसे स्टार्ट होगी, या बायोलॉजी आपको कौन पढ़ाएगा, या बायोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी और रीजनिंग दो पोर्शन बच जाते हैं। रीजनिंग के एक सर आएंगे, रीजनिंग के वो रीजनिंग आपने देखा होगा कि सर जो है वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो रीजनिंग सर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वही सर जो है वो रीजनिंग को आपको प्रोवाइड करें, रीजनिंग प्रोवाइड करें। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी। अब मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ इस समय, और मैं जियोग्राफी के साथ सोच रहा हूं कि क्यों ना आपका पोर्शन जो बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दिया जाए। सबसे पहले आपको ये कमेंट करना कि क्या आपको ये जियोग्राफी का पोर्शन आपको 100% श्योर है कि समझ में आ रहा है। यदि आपको जियोग्राफी का पोर्शन, भूगोल का अगर पोर्शन समझ में आ रहा है, तो 100% कहीं ना कहीं बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का पार्ट वो भी समझ में आएगा। तो बायोलॉजी का सोच रहा हूं कि आज नहीं, या न्यू क्लासेस जो है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी बायोलॉजी की। आज फर्स्ट क्लास बायोलॉजी की भी आपको मिलेगी, वो शाम को मिलेगी। कब? शाम को 5 बजे। इसका टाइम मैं निश्चित कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी की क्लास कब स्टार्ट होगी। बायोलॉजी आखिर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है रेलवे ग्रुप डी के लिए। बायोलॉजी 0 टू हीरो चलेगा बैच। आपको पता है कि यहाँ पे मैथ का जो पोर्शन चल रहा है वो भी 0 टू हीरो चल रहा है। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब पीडीएफ का आ जाता है कि डाउट, भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? तो पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किसका? आपका अपना टेलीग्राम चैनल। कौन? फ्यूचर एकेडमी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। आप जाइए, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और वहां से आपको जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, मान लो इस समय परसेंटेज का चल रहा है, सर पढ़ा रहे, रवि सर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज का जैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको परसेंटेज की जो सीट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब परसेंटेज की
शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में मैं एक कंप्लीट जो वीडियोस लाऊंगा, वो अगला नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं अपने पुनः उसी टॉपिक पर आता हूँ कि क्या पढ़ा था कि भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहा था कि भारत के सामान्य परिचय में हमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में पढ़ना है। क्या होती है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यदि हम भारत का सामान्य परिचय पहले स्टार्ट कर देते, समझना, भारत का सामान्य परिचय यदि हम पहले शुरुआत कर देते तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाता कि हम बताते कि 8 डिग्री से 37 डिग्री 8 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखाएं। अब आपके माइंड में आता कि ये अक्षांश रेखाएं हैं क्या। अब मैंने इसी वजह से सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, बेसिक चीजें। जैसे आप हिंदी पढ़ना सीखोगे तो हिंदी पढ़ने से इंपॉर्टेंस क्या है कि हिंदी पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका ओलम पढ़ना पड़ेगा, मात्राएं पढ़नी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप हिंदी पढ़ना सीख पाओगे। वही चीज हमने इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखी, मुझे समझ में आया कि सबसे पहले आपको अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया जाए और आपको समझा दिया जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, और उसके बाद ये भारत का सामान्य परिचय शुरुआत किया जाए। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नए टॉपिक की तरफ कि भारत का सामान्य परिचय में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अक्षांशी विस्तार क्या है ये भी पढ़ा था मैंने, और देशांतरी विस्तार क्या है ये भी पढ़ा था मैंने। ओके, चलो, तो हमने यहां पे बताया था आपको कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं उसका। यहाँ पे यदि हम भारत की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ क्या रहे, भारत का भूगोल। किसका पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला था कि इसका अक्षांशी विस्तार कितना होता है, भारत किन अक्षांशों में स्थित है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर देता हूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद लिख देता हूं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है हमने पिछली क्लास में आपको बताया था और डिटेल में समझाया था, कहां अक्षांशीय विस्तार क्या देशांतर। अक्षांश देशांतर के बारे में आप ऑलरेडी है पढ़ चुके हैं। तो अब हम आपको बता रहे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, भारत का विस्तार क्या है, भारत जो है वो स्थित है अक्षांश तथा देशांतर के मध्य। अक्षांश क्या होता है ये बता चुके। तो भारत जो है किन अक्षांशों में है, तो भारत की बात की जाए तो 8 डिग्री कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और उसके बाद 6 मिनट, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यदि अब देशांतरी विस्तार की बात की जाए, कितना, किसकी बात की जाए, देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये हो जाती है 97 डिग्री और 25 मिनट। कितना हो जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट। हमने बोला भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार है। ओके, अब बात की जाए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार, क्या, भारत के अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरी विस्तार में अंतर क्या है, मतलब नहीं समझे। देखो, मतलब है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बीच में कितना अंतर है। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक गए तो इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत का देशांतरी विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट।
यदि हम इसकी बात करें, किसकी, यदि हम अक्षांश रेखाओं के अंतर की बात करें, कितना, कि अक्षांश रेखाओं का अंतर क्या है, उसके बाद हम बात करें देशांतर रेखाओं का अंतर क्या है। समझना कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि भारत का अक्षांश मतलब कितने अक्षांश में भारत स्थित है। इतना तो पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है, लेकिन इसके बीच में अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाए कि इतने डिग्री तक, मतलब इतने डिग्री में जो भारत है वो स्थित है, कैसे डिफाइन करोगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको अक्षांशीय विस्तार सबसे बड़ा लिखना है। क्या ये लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट, लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट से आपको डिग्री से डिग्री घटाना है और मिनट से जाके मिनट घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार का अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार का अंतर, मतलब ये भारत एग्जैक्ट कितने अक्षांश में स्थित है, भारत कितने अक्षांश में स्थित है। तो यहां से 6 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 2 डिग्री बचेगा। अब हम 37 से 8 घटा दें तो 29 डिग्री बचेगा। मतलब भारत जो है वो कितने अक्षांश में स्थित है, तो 29 डिग्री 2 मिनट में भारत स्थित है। अंतर की बात की जाए, कहां से कहां तक स्थित है, क्वेश्चन बनेगा 2 टाइप का, भारत कहां से कहां तक स्थित या किन अक्षांशों में स्थित है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। यदि बात की जाए भारत कितने अक्षांश में स्थित है, तो भारत 29 डिग्री या 2 मिनट में स्थित है। या पूछ ले अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, अक्षांशीय विस्तार में अंतर क्या है, तो आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट याद है, तो आपको इससे ये घटा लेना। तो कितना आ जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट, कितना हो जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक, अब हम बात करें देशांतरी विस्तार की। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार। आखिर देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार जो है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, देशांतरी विस्तार के लिए भी कुछ नहीं करना है भैया, देशांतरी विस्तार के लिए कुछ नहीं करना है। हमें 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पता है। क्या पता है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, बस हमें घटाना ही तो है, और घटाना हमने सीख लिया है। क्या घटाना है, आप यहां से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 97 डिग्री 25 मिनट लिखना है। देशांतरी की बात करें, यहां पे 97 डिग्री 25 मिनट लिखा है। उसके बाद हमें 68 डिग्री से डिग्री घटाना है और 7 मिनट से मिनट घटा देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम घटाएंगे 25 में 7 गया, कितना बचेगा, 18 ही तो बचेगा। चलो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं। यहां पे बचेगा 18, ये 18 क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। और डिग्री की बात करें तो 17 में से ये 68 है, ये 97, तो यहां से 17, यहां से कैरी लेंगे, 17 में से 8 गई 9, यहां 8 बची तो 29। तो देशांतरी विस्तार के बीच का अंतर भैया कितना आ गया, समझना, एक एक समझने वाला पॉइंट है। यदि आप बारीकी से समझ गए और यदि आपने एक एक क्लास का नोट्स बनाया तो 100% कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बोला कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। यदि बात की जाए कि अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर क्या है, क्या कि अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर क्या है, तो 37 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री ये है और 6 मिनट, कहां से, बड़ी वाली वैल्यू से हम छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट। क्या आ गया, 29 डिग्री 2 मिनट। अब हम बात की जाए कि यहां से कि अब हमें देशांतरी विस्तार निकालना है। क्या निकालना है, अब हमें देशांतरी विस्तार निकालना है। तो देशांतरी विस्तार निकालने के लिए क्या किया हमने, 97 डिग्री 25 मिनट्स में 68 डिग्री 7 मिनट को हमने सेपरेट कर दिया। तो यहां से क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया, 29 डिग्री 18 मिनट। ओके, तो इस प्रकार से यदि आपको अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार पता है तो आप 100% ये जो अंतर पूछे वो आप बिना अंतर याद, मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये अंतर लिखना है, आपको नोट करना है, नहीं करना है,
कर लेना, लेकिन याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको सिर्फ ये याद करना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ओके, चलो तो नोट डाउन करिए और अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। थोड़ी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको सुविधाजनक लगे, और नोट डाउन करने के बाद अब हम थोड़े से क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ा, देशांतरीय विस्तार भी पढ़ लिया आपने। चलो नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग अलग करके, थोड़ा सा फैक्टराइज करके। मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, या भारत की जो भूमि है उसके अनुसार दक्षिणी अक्षांश क्या है, पूर्वी अक्षांश क्या है, या पश्चिमी अक्षांश क्या है। आपने ये तो पढ़ लिया कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश में स्थित है। उसके बाद बात कर ली हमने देशांतर की, तो वो 37 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। अब आपसे यदि बात कर ले कि भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, या मुख्य दक्षिणी अक्षांश क्या है, पूर्वी अक्षांश क्या है, या पश्चिमी अक्षांश क्या है, 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मतलब तमिलनाडु के अंतर्गत जो आती है, किसके अंतर्गत, तमिलनाडु की जो अंतर्गत आती है कन्याकुमारी, वो मुख्य भूमि हो गई। जो यहाँ पे हमारे द्वीप बने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके अंतर्गत आती है। तो दोनों में अंतर है। ठीक, अब चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तरी अक्षांश। नंबर 1 पे क्या लिखना है, उत्तरी अक्षांश। सबसे नंबर 1 पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको उत्तरी अक्षांश लिखना है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है दक्षिणी अक्षांश। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, दक्षिणी अक्षांश। पहले नंबर पे आपको उत्तरी अक्षांश, दूसरे नंबर पे आपको दक्षिणी अक्षांश लिखना है। उसके बाद में अब आपको ये चीजें समझना है कि उत्तरी अक्षांश किसे कहेंगे और दक्षिणी अक्षांश क्या कहेंगे, और दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी जो अक्षांश होगा वो क्या होगा। ओके, चलो ठीक, लिख लिया आपने। चलो हम चारों चीजें एक साथ लिखा देते हैं। यहां पे उत्तरी अक्षांश लिख लिया, दक्षिणी अक्षांश लिख लिया। यहां पे लिखना मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणी अक्षांश, मुख्य भूमि के अनुसार, मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। आखिर ये क्या होगा, ठीक। उसके बाद उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या लिखना है, फोर्थ नंबर पे क्या लिखना है, पूर्वोत्तर, देशांतर। यहां पे देशांतर चलेंगे, इस प्रकार के पैरेलल देशांतर चलेंगे। ये कहां से, ये स्थिति है पूर्वोत्तर की, ये क्या है, ये क्या है, देशांतर है। जबकि ये पैरेलल क्या चलती है, अक्षांश रेखाएं चलती हैं, ठीक। तो पूर्वोत्तर, देशांतर। इसके बाद में 5 नंबर पे क्या बचा, पश्चिम, पश्चिम देशांतर।
पश्चिम देशांतर। ठीक, तो देखो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणी अक्षांश या पूर्वोत्तर देशांत या पश्चिमोत्तर देशांतर, इसे क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तर देशांतर। तो देखो अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश की, किसकी बात करें? किसकी बात करें? उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, कितना आएगा भैया? 37 डिग्री 6 मिनट, कितना आएगा भैया? उत्तरी अक्षांश हम बता चुके हैं कहां से कहां होता है भैया अक्षांश रेखाएं, कहां से कहां है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, पता है आपको। अब यदि पूछ ले दक्षिणी अक्षांश कहां पे है, तो दक्षिणी अक्षांश जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट तक स्थित है। कहां पे? ये किसके आएगा अंतर्गत? ये आएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो दक्षिणी अक्षांश आएगा, जो कहां से 6 डिग्री 45 मिनट, कहां से 6 डिग्री 45 मिनट तक स्थित है। अब यदि बात कर दे कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि के अनुसार भारत का दक्षिणी अक्षांश क्या होगा, या भारत का दक्षिणी अक्षांश क्या होगा, तो भैया कहां से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, यही तो पूछा। भारत का उत्तरी मतलब जस्ट ऊपर, क्या बोला? जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर क्या होगा? हम यहां पे थोड़ा सा भारत का नक्शा नहीं बनाएंगे, बट आपको थोड़ा सा डिनोट करने के लिए बता रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा बता दें, फिर उसके बाद बता रहे क्या होगा। हमने बोला उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट, ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के अंतर्गत। यदि मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। अब बोला कि पूर्वोत्तर देशांतर कितना होगा, तो पूर्वोत्तर देशांतर कितना होता है? तो 97 डिग्री, कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। यदि पश्चिमोत्तर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना होता है? कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, पश्चिम की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। जैसे समझना, अभी भारत का मैप नहीं बना रहे, लेकिन मैप बना के आपको समझाएंगे। जैसे ये मान लो एक भारत का मैप है, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। ये भारत का मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि आपको देख रहा होगा। और एक हिस्सा ये जो है, ये हिस्सा है, ये भी दक्षिणी है, ये भी क्या है? ये भी दक्षिणी हिस्सा है। ओके, ये आपका उत्तर है ये, और ये आपका पश्चिम है। क्या है आपका? ये आपका पश्चिम है। आप देखना, भारत का उत्तरी बात की है, भारत का उत्तरी अक्षांश, तो अक्षांश पैरेलल चलेंगे तो भारत के अक्षांश कहां ऐसे जाएंगे? अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती? पैरेलल खींची जाती। तो अक्षांश रेखा यहां होगी, एक ये अक्षांश रेखा, एक ये अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा को मान लो, ये एक अक्षांश रेखा, एक ही अक्षांश रेखा। तो ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या होगा? तो ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट का होता है। कितना होता है? भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। यदि भारत के दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आते हैं, तो ये होगा 6 डिग्री 45 मिनट। दिख रहा है आपको? 6 डिग्री 45 मिनट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा भारत का दक्षिणी अक्षांश। यदि मुख्य भूमि के अनुसार भारत का दक्षिणी अक्षांश जो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, वो क्या होगा? वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, ये क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। एरो यहां से कोष्ठक हटा देता हूं। ये क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। यदि अब बात की जाए भारत का पश्चिम, क्या बात की जाए कि भारत का पश्चिम मतलब पश्चिमोत्तर क्या होगा? तो हमने बात की भारत का पश्चिम जो एरिया है वो कहां से स्टार्ट होता है? तो भारत का पश्चिम एरिया जो है वो 68 डिग्री, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके कहां तक जाता है? तो ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। समझ लिया?
भारत का उत्तरी अक्षांश मैंने आपको डीपली तो नहीं समझाया, बट आपको यहाँ पे मैंने टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब जैसे आपको समझ में आए कि भारत एक ये मैप है। अभी मैप बनाया नहीं, बट मैंने एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। भारत का पश्चिम, इधर भारत का पश्चिम, इधर भारत का पूर्व, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, लेकिन ये दक्षिण जो है मुख्य अक्षांश के अनुसार, किसके मुख्य अक्षांश, मतलब मुख्य भूमि जो है वो हमारे कहां तक है, वो हमारी तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंतर्गत आती है वो। और इसके बाद ये जो हमारे द्वीप है, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। अगर उत्तर की बात की जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट, और यदि पूर्व की बात की जाए 97 डिग्री 25 मिनट, यदि पश्चिम की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, यदि मुख्य भूमि के अनुसार बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट। ये चीजें समझ में आई? यदि समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करिए कि भाई आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ाना है या सर ऐसे पढ़ाना है, थोड़ा सा आप सजेस्ट करिए तो हम उस पर भी इंप्रूव लाएंगे। या हमारी आवाज आपको थोड़ी सी कम लग रही है, या हम थोड़ी सा और तेज बोलें, तो जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप बताने की कोशिश करें, हम उससे और थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिए, और उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, और अभी नहीं कहा जाए इट्स टिपा, जब मतलब एक इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में कहा जाता है ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये सब अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। ओके, चलो जल्दी से करो। और हाँ, मुझे याद आ गया कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसमें इंग्लिश में कहा जाता है इट्स अ टिप ऑफ पिक्चर इज एट टू कम। इट्स अ टिप ऑफ पिक्चर इज एट टू कम, मतलब ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर जब इतना धुआंधार होगा तो पिक्चर कैसी होगी ये आप गैस कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब हम बात करते हैं भारत के, हमने अक्षांश देशांतर की बात कर ली कि भारत के अक्षांशों में है, क्या कहां से है, इनके बीच का अंतर क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या, दक्षिणी अक्षांश क्या, पूर्वोत्तर देशांतर क्या है, पश्चिमोत्तर देशांतर क्या है, या मुख्य भूमि के अनुसार जो है अक्षांश कौन से है, या हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें वहां पे अक्षांश क्या है, इनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि भारत जो है, ये तो बात कर ली, अब हम भारत के पूर्वोत्तर मतलब देशांतर की बात नहीं करेंगे। पूर्वोत्तर, भारत का पूर्वोत्तर क्या है, पश्चिमोत्तर क्या है, या भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, बिंदु की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे डालना, लिखना है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में चले, भारत का सामान्य परिचय में, तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 लिखना है भारत का उत्तरतम बिंदु। क्या डालना है, उत्तरतम बिंदु, सही है, उत्तरतम, भारत का उत्तरतम बिंदु। जल्दी से डाल लीजिए, भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु। उसके बाद नीचे डालना है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद अगला डालना है, ये सभी आपको यदि आते हैं तो मैं लिख रहा हूं, और आप तुरंत कमेंट कर दीजिए यदि आपको इसका आंसर आता है। ओके, तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, नीचे अगली लाइन में लिखना है भारत का मुख्य भूमि के अनुसार। भारत का मुख्य भूमि के अनुसार भारत की मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणतम बिंदु। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन वाइज चल रहा है तो आपका थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बट आपको जब भी समझाने की कोशिश
जब समझाएंगे तो आपको 100% हर चीज समझ में आएगी। उसके बाद बात करें हम अगला भारत का मुख्य भूमि के अनुसार, उसके बाद पूर्वोत्तर की बात करें, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट क्या है, भारत का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, भारत का सबसे लास्ट पूर्व मतलब पूर्वी एरिया जो है वो क्या है, या किस राज्य के अंतर्गत आता है, या उस जगह का नाम क्या है। उसके बाद बात करते हैं अगला भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु। ओके, भारत के पश्चिम की बात करते हैं। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसका नोट डाउन करना है विद फीड। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी पीडीएफ बनाना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इस वजह से इसकी पीडीएफ बना नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो इसकी बुक जरूर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अभी टाइम लगेगा बट आपको ये विथ नोट्स बनाना है। जिस प्रकार से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसी प्रकार से आपको भी बोर्ड पे लिखना है, अपनी कॉपी में बाकायदा लिखना है। तो हमने बोला भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, भारत की मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, और भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या होगा, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु क्या होगा। ठीक, अब बात करें भारत का उत्तरतम बिंदु। तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। बताइए, अब न्यू डेटा के अनुसार बताना है कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा। तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा, भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल होगा। मतलब यहां इंदिरा गांधी को तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो कॉल करना पड़ेगा क्योंकि इंदिरा गांधी ऊपर जा चुकी हैं। तो तुम्हें भी ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंदिरा जी से कॉल करना पड़ेगा कि भैया वहां जगह खाली है या नहीं है, हम आ रहे हैं। तो इंदिरा जी से क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो इंदिरा कॉल माइंड पे मत लेना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे और किसी की धारणा मतलब किसी की भावना में ठेस ना पहुंचे। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा कॉल, जो किसके अंतर्गत आता है, जो लद्दाख के अंतर्गत आता है। अब क्या आएगा, लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो चुके हैं। तो इस वजह से अब प्रेजेंट टाइम में जो है भारत का उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल जो है वो अब प्रेजेंट टाइम में किसके अंतर्गत आएगा, तो ये लद्दाख के अंतर्गत, किसके, लद्दाख के अंतर्गत आएगा। अब बात की जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये मुख्य भूमि के अनुसार है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो एक होता है इंदिरा पॉइंट, क्या होता है इंदिरा पॉइंट, एक क्या होता है इंदिरा पॉइंट, एक होता है कन्याकुमारी। अब बताओ कन्याकुमारी यहां लिख दें या इंदिरा पॉइंट यहां लिख दें, सीधा सा जवाब है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर होना चाहिए कि इन मतलब कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो ये इंदिरा कॉल कहां जाएगा, ये आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहां आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। समझना थोड़ा सा, ये है इंदिरा कॉल, मतलब ऊपर जाओगे, उत्तर की तरफ जाओगे तो तुम्हें इंदिरा जी से कॉल करना पड़ेगा, वो परमिशन देंगी तब आप ऊपर जाइए। यदि आपको इंदिरा पॉइंट पे जाना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि आपको पॉइंट पे जाना है। तो इंदिरा पॉइंट कहां जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आएगा। भारत की मुख्य भूमि के अनुसार भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि जो है उसके अनुसार यदि बात की जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी किसके अंतर्गत, तमिलनाडु के अंतर्गत, लिख लेना कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत। अब बात की जाए भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, किसकी बात की जाए कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, भारत का पूर्वोत्तर मतलब सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है, जल्दी से बताइए, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। तो इसमें काफी मतभेद हैं, कहीं पे आपको किबुथु लिखा हुआ मिलेगा, किबुथु, क्या मिलेगा, किबुथु, और कहीं पे आपको वलांगू मिलेगा, क्या मिलेगा,
किबथू, कहीं पे वलांगू। तो ये पूर्वोत्तर है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ये आता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ओके, अब बात की जाए कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है। क्या बात की जाए कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है? तो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाए तो भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या होता है? जल्दी से बताइए। क्या आएगा? जल्दी से बताइए। भारत का पश्चिमोत्तर ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है गुजरात के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुजरात, क्योंकि पश्चिम में सबसे गुजरात पड़ता है। तो यहां पे होता है एक सरक्रीक। यहां बोला जाता है धौर मोटा। क्या बोला जाता है? धौर माता या धौर मोटा करके बोला जाता है। तो आप धौर मोटा धौर माता दोनों लिख लीजिए। ओके, समझना। भारत के भूगोल की बात करें, भारत का सामान्य परिचय की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होता है? भारत का सबसे ऊपरी भाग जहां हमें जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंदिरा जी से कॉल करना पड़ेगा कि इंदिरा जी हम ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हमें वहां पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इंदिरा कॉल, कोई अपने पर मत लेना और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बट थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी सरलता आ जाए। ठीक, तो भारत का उत्तरतम बिंदु की बात की जाए, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या होगा? तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा? इंदिरा कॉल। अब नए डेटा के अनुसार पहले क्या लिखता था? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंदिरा कॉल किसके अंतर्गत आएगा? ये लद्दाख की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल ये लद्दाख के अंतर्गत आएगा। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट क्या आएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। उसके बाद बात की जाए भारत की मुख्य भूमि के अनुसार दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो कन्याकुमारी होगा। उसके बाद बात की जाए भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या होगा? तो किबथू बलांगू। कहीं पे आपको किबथू मिलेगा, कहीं पे आपको बलांगू मिलेगा, लेकिन आता किसके अंतर्गत है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आपको कोई भी ऑप्शन मिले, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बट मिलेगा तो आपको ए और बी देगा। जैसे ए में आपको किबथू देगा, बी में आपको बलांगू देगा, तो लास्ट वाले ऑप्शन में आपको देगा ए और बी दोनों सही है, या आपको अलग अलग दे तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते। ओके, तो किबथू बलांगू में कोई भी मिल जाए, आप उस पर 100% श्योर हैं कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या होगा? किबथू और बलांगू, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अब बात की जाए भारत का पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिम में सबसे कौन सा है? तो सरक्रीक भी मिल जाए, धौरमोटा भी मिल सकता है, कोई भी ऑप्शन मिल जाए आप उसे लगा लीजिए। गुजरात के अंतर्गत आता है। किसके? गुजरात के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से नोट डाउन करिए। और नोट डाउन क्या करना है? आपने हाफ नोट डाउन कर लिया था, बट इसके आंसर आपको नोट डाउन करना, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात क्या करेंगे? अब बात करेंगे कि भारत की लंबाई क्या, कि भारत की लंबाई मतलब भारत की जो लंबाई है वो पूरब से पश्चिम कितनी होती है, उत्तर से दक्षिण कितनी होती है, ये बात करने वाले हैं। तो जल्दी से अब हम लंबाई की बात करेंगे। चलो अब नंबर 1 पे क्या डालना है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। क्या लिखना है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण, यहां पे डाल देता हूं लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उसके बाद बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई ये कितनी है?
क्योंकि दो फैक्ट थे, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा मतलब ज्यादा बड़ा बना दिया। और जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं बताता हूं। तो देखो, बात की है भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई। तो आखिर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होती है? तो यदि बात की जाए भारत की पूर्व से पश्चिम, तो ये होती है आपकी 29-33। कितनी? 29-33 किलोमीटर। मतलब ये कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। यदि बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण, तो ये होती है 3214 किलोमीटर। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये आपको एज इट इज सब में ऐसी मिलेंगी कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। आप ये दोनों फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए। ये फैक्टुअल था और ये फैक्ट आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूं। अभी भारत का थोड़ा सा परिचय चल रहा है। भारत के परिचय के बाद थोड़ी सी समझाने वाली चीजें जो थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो समझाने वाला ही टॉपिक है। और जल्दी से नोट डाउन करिए। लिख लिया? ठीक, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा अभी समझाने वाला टॉपिक आएगा। जो हमने बोला था कि भारत में जो पूरब तथा पश्चिम में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का लगभग है। एग्जैक्ट कैसे निकालना है वो भी मैंने बोला था, कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको नीचे एक और लिखना है ऑप्शन, यहाँ पे लिखना है भारत का या भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले कहाँ होता है? ठीक, कहाँ होता है। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट वाला कि भारत में सूर्यास्त कहाँ होता है? कहाँ होता है? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि सबसे पहले जो सूर्य है उदय है वो कहाँ होता है, और सबसे बाद में सूर्य कहाँ पर अस्त होता है। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि भारत में सूर्योदय जो है वो सबसे पहले कहाँ होगा। तो भैया सबसे पहले सूर्य निकलता कहाँ से? भैया पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? अरे भैया पूरब से निकलेगा। जब पूरब से निकलेगा तो पूरब में भैया क्या बताओ, क्या बताया पूरब में? किबुथु और वलांगू। तो ऑप्शन आपको किबुथु भी मिल सकता है, वलांगू भी मिल सकता है। तो एक मैं लिख देता हूं किबुथु। क्या लिख दिया? किबुथु। ये किसके अंतर्गत? ये भैया अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश क्यों? क्योंकि भैया सूर्य जो है सबसे पहले सूर्य निकलता कहां से? सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसे कभी भी पास्ट में नहीं बनाया जाता। सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले बोला कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है? तो भारत में सूर्योदय जो है वो किबुथु। कहां पे होता है? भारत में सूर्योदय जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में होता है। यदि बात की जाए भारत में सूर्यास्त क्या है? भारत में सूर्यास्त कहाँ होता है? मतलब सूर्य जो है वो अस्त कहाँ पे होता है, किस जगह में होता है? सबसे अंतिम जगह बताइए। तो भैया क्या होता है? धौर मोटा। क्या? धौर मोटा या धौर माता? धौर माता।
अब ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भैया गुजरात के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, ये गुजरात के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, गुजरात के अंतर्गत। कि भारत में सूर्योदय तो सबसे पहले किबतू अरुणाचल प्रदेश में होगा, लेकिन भारत में सूर्यास्त धौर माता या धौर मोटा या सरकरी कहां पे, गुजरात के अंतर्गत। ओके, अब मैंने तीसरा फैक्ट लिखा, तीसरा लिखा गुजरात, चलो सबसे पहले यहां लिखना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में कितना अंतर होता है, गुजरात के समय में कितना अंतर होता है, समय में कितना अंतर होता है, अंतर होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश लिख दिया, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में तथा सूर्योदय गुजरात में, कहां पे, गुजरात में, दोनों के बीच कितना अंतर होता है, गुजरात में कॉमा दोनों के बीच, दोनों के बीच कितना अंतर होता है, दोनों के बीच समय में कितना अंतर होता है, दोनों के बीच समय में कितना अंतर होता है, कितना अंतर होता है। ओके, यही तो बात की हमने, ठीक। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, भारत में सूर्योदय जो सबसे पहले गुजरात, मतलब सूर्योदय जो है वो किबतू अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन सूर्यास्त जो है वो कहां होता है, सूर्यास्त जो है वो कहां होते हैं, गुजरात। चलो इसे मैं हटा देता हूं दोनों क्वेश्चन को, फिर मैं से आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट समय क्या होता है और लगभग समय क्या होता है। नोट डाउन कर लिया आपने, जल्दी से। कर लिया, चलो। यदि लगभग की बात की जाए, ये सॉल्विंग है इसका, यदि लगभग की बात की जाए, एक तो सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा लगभग 2 घंटे, ये भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। लेकिन एग्जैक्ट की बात की जाए, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है। यदि एग्जैक्ट की बात की जाए, एग्जैक्ट समय क्या होता है, तो ये देशांतर में स्थित होते हैं दोनों, क्या, ये पूर्वोत्तर देशांतर, ये पश्चिमोत्तर देशांतर, इधर पैरेलल चलती है अक्षांश रेखाएं, तो 97 डिग्री कहां से चलता है। अब हम बात कर लें सबसे पहले कहां, कौन से देशांतर में होता है, तो ये होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट तक स्थित होता है, यही तो होता है। 68 डिग्री 7 मिनट इधर होता है और 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट इधर होता है पूर्वोत्तर में। अब हम यदि इनके बीच के डिफरेंट को निकाल लें, यदि इनके देशांतर के बीच का डिफरेंट निकाल दें, तो कहीं ना कहीं हमें यहां से डिफरेंट पता चले, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम इनके बीच का डिफरेंट निकाल ले, 97 पहले निकाल चुके, 97 डिग्री 25 मिनट में से हमें क्या घटाना है, 68 डिग्री और 7 मिनट को घटाना है। तो यहां कितना बचा था, यहां पे बचा था 18 मिनट और यहां पे कितना बचा था, 29 डिग्री, 29 डिग्री और 18 मिनट का समय बच रहा है, इतना ही तो बच रहा है। अब भैया याद करो
कि एक देशांतर पर जाने में कितना समय बढ़ा था, एक देशांतर जाने में कितने मिनट का इंप्रूवमेंट आया था। यदि पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे, यदि पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट कम होंगे। आपको समझ में आया? ये लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। तो यही लॉजिक यहां फॉलो करेगा कि 1 डिग्री देशांतर चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा या घटेगा, वो पूरब पश्चिम के अनुसार होगा। लेकिन हमें इनके बीच का निकालना है, तो 29 डिग्री देशांतर निकालना है और 18 मिनट का निकालना है। तो एक देशांतर बराबर क्या होता है? एक देशांतर बराबर क्या होता है? एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर बराबर क्या होता है? 4 मिनट। और हमें निकालना कितना है? और हमें निकालना 29 डिग्री। 29 डिग्री में 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 9 जा 36 की 6 और 4 2 जा 8 और 3 11, तो 116 क्या आ गए? मिनट आ गए। 116 क्या आ गए? मिनट आ गए। अब ये 18 मिनट को हम और कन्वर्ट कर लें तो ये 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। ये कितने बन गए? ये 42 सेकंड बन गए। कितना बन गए? 42 सेकंड। समझना, यदि हम इसमें से 60 सेकंड को कम कर दें तो यहां पे 1 मिनट 12 सेकंड बन जाएंगे। समझना, 72 सेकंड में से हमने 60 सेकंड को निकाला तो 1 मिनट बना दिया, बचे कितने? 12, तो ये सेकंड रह गए। तो 1 मिनट 12 सेकंड बना, हाजी बना हाजी बना। तो बना, यहां पे इस 1 मिनट को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 117 मिनट। कितना हो गया? 117 मिनट हो गया। ये नीचे वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे मैं रेस कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं डीपली। नोट डाउन कर लेना, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो थोड़ा सा इसे भी मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और फिर से समझा देता हूं। देखना, यहां पे मैंने 929 में 4 का मल्टीपल किया और यहां पे मैं एक तरफ 18 में 4 का मल्टीपल कर रहा हूं, क्योंकि इससे जब मल्टीपल करेंगे मिनट को मिनट में तो यहां सेकंड बनाएगा, तो ये 72 सेकंड बन गए। और इधर वाला मिनट बनाएगा तो ये कितने हो रहा है? 116 मिनट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 116 मिनट और 72 सेकंड। यदि इसमें से हम 60 सेकंड को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? ये 60 सेकंड निकलेंगे तो ये 1 मिनट का निर्माण कर देगा और बचेंगे कितने? 12 सेकंड बच जाएंगे। कितने बन जाएंगे? तो 12 सेकंड। इसने क्या किया कि 72 सेकंड ने 1 मिनट 12 सेकंड का निर्माण कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 1 मिनट को इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बना देगा? ये हमें बना के दे देगा 117 मिनट। 117 मिनट और 12 सेकंड का निर्माण करेगा। किसका करेगा? 117 मिनट और 12 सेकंड का निर्माण करेगा। अब 117 को भैया किसमें बनाना है? किसमें बनाना है? किसमें बनाना है? 117 मिनट को अब आवर में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। अब इसमें से हम क्या करें? 60 को यहां से घटा रहे, यहां 7, यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां से 60 को घटाया तो ये 57 क्या बन गए? मिनट। और ये 60 क्या बन गया? 1 घंटा। समझना, 60 घटाया 60 मिनट का 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। जो बचा वो मिनट बच गए और यहाँ पे टोटल बचा हुआ क्या था? ये भी बचा था सेकंड। तो टोटल आ कितना गया? ये पहले 1 घंटा, समझना 1 घंटा, इसके बाद ये 57 मिनट, 1 घंटा 57 मिनट और क्या बचा? ये बच गए 12 सेकंड। 12 सेकंड। ओके, तो अब हमने बोला कि यदि
भारत में जो सूर्योदय होता है, क्या भारत में सूर्योदय होता है, तथा भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ, किबथू बलांगू अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सूर्योदय कहाँ होता है कि सबसे अंतिम में गुजरात, धौरमोटा या सरक्रीक, गुजरात में धौरमाटा सरक्रीक में मान लो, तो वहां पे होता है। तो उनके बीच में समय का डिफरेंट कितना होता है। वहां पे सूर्य पहले निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा, गुजरात में सूर्य बाद में निकलेगा, लेकिन निकलेगा वो कितने समय बाद निकलेगा। तो एग्जैक्ट लगभग की बात की जाए तो लगभग 2 घंटे, यदि एग्जैक्ट की बात की जाए तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। कितना समय लेता है, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया, जल्दी से करिए। और एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा भारत की सीमाएं। हम सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की कौन कौन सी सीमा कहां क्या स्थित होती है। नोट डाउन करिए, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बचेगा। तो मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो इसे मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आगे की तरफ चलता हूं। तो लगभग की बात की जाए तो लगभग आप 2 घंटे बताओगे। यदि एग्जैक्ट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब किसी भी देशांतर को ही दे दे तो आपको तुरंत निकाल देना है, बस वो आपको देशांतर दे दे, स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट। ओके चलो, अब लास्ट क्वेश्चन होता है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे लिखना है भारत, क्या लिखना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पे लिखना है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। ठीक, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं। तो ये आपका लास्ट फैक्ट है। अब कल से आपकी जो क्लास है वो आपकी हो जाएगी सीमाओं पर, कि भारत की सीमाएं जो है, तटवर्ती सीमाएं क्या है, भारत कहाँ कहाँ है और कौन सी सीमा किससे लगती है, ये चीजें आपको कल की क्लास में मिलेगा। तो इससे पहले बता दें, अभी आपने वीडियो नहीं देखा है कि रेलवे ग्रुप डी, किसके बारे में, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस कैसे चलेंगी, साइंस कैसे पढ़ोगे, साइंस कौन पढ़ाएगा, या साइंस की क्लास जो है बायोलॉजी की क्लास कब आएगी, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी की क्लास कब आएगी, और इन सवालों के जवाब ग्रुप डी में क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीटली आपको सेपरेट वीडियो एक बना के दे दिया। उस जाइए और इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, और उससे आपको क्या होगी, थोड़ी सी नॉलेज गेन होगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बायोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पोर्शन क्यों पूछा जाता है, और बायोलॉजी में आखिर क्यों ज्यादा पोर्शन है। या साइंस की बात की जाए तो साइंस में जो जीव विज्ञान का पोर्शन जो है, इसका वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो कैसे पढ़ना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, इन चीजों के मैंने सभी डाउट्स आपको क्लियर करे हैं उस वीडियो में। तो जाइए उस वीडियो को वॉच करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। हाँ, ये बताओ कि जो ये अभी क्लास चल रही है भूगोल की क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट करके काफी लोग ज्यादा कमेंट नहीं कर रहे, बट वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।